So guys, today we are going to start with chapter 6 application of derivatives। दो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपने क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है साथ साथ स्लो। मैं इसको होमवर्क ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके साइड बाय साइड इसको चलते रहना, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम्स तक वेट करेंगे कि आपके 5 चैप्टर एग्जाम्स में आ रहे तब तक हम सिलेबस आगे कंटिन्यू ना करें तो सिलेबस पीछे रह जाएगा। नवंबर तक हमने ख़त्म करना है, लास्ट 15 दिसंबर तक, ठीक है। और फिर सैम्पल पेपर्स एंड रिविजन्स करनी है, 10 ईयर वगैरह करनी है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई मैं इसको कंटिन्यू करा रहा हूँ। आप अपना रिविजन्स जो है, जो चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो आप NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल वगैरह वगैरह 10 ईयर वगैरह कहीं से भी कर सकते हो, आपकी खुली छूट है। लेकिन प्रैक्टिस करो और जो प्रॉब्लम्स है मेरे से डिस्कस करो। ये ना हो कि जितना मैं बोलूँ उतना ही काम कर दिया तो हो गया काम, नहीं। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और साइड बाय साइड ये चैप्टर चलता रहेगा स्लो। इसको स्पीड से मत करो कि सारा होमवर्क अभी हाथ के हाथ करके देना है। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो कि जो एग्जाम्स में चैप्टर आने, खाली NCERT पर डिपेंड मत रहना। NCERT थॉरोली 2 से 3 बार करनी है। उसके बाद आपने वो करना है, क्या कहते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा करना चाहते हो और 10 ईयर करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास खुली छूट है। पर साइड बाय साइड ये चलते रहने दो, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना, पर ये ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ध्यान मत दो। नाउ इसमें आपकी एक्सरसाइज थी 6.1 जो डिलीट हो चुकी है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। तो आप जब मिसलिनियस पढ़ोगे, खैर तो मैं तो बता ही दूंगा कि मिसलिनियस में कौन से क्वेश्चन कट गए हैं, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन, जब क्योंकि आप RS अग्रवाल भी पढ़ोगे, आप पढ़ोगे 10 ईयर भी, तो जो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेट ऑफ चेंज पूछा जाएगा वो आपने इग्नोर कर देने हैं। इस साल आपके पास वो चैप्टर नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं आ रही। तो वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। हम 6.2 से स्टार्ट करने लगे हैं और 6.2 की मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ कि बेसिकली उसका चैप्टर में एक्सरसाइज में है क्या। तो उसमें आपको बताया जाएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अपनी NCERT आप खोल लीजिए, साथ में पेज नंबर है 199, वहाँ पे है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और देखो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब कि जो हमने लास्ट चैप्टर किया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, वहाँ पे हमने डेरिवेटिव का मतलब dy/dx या f'(x) भी सीखा था। तो बेसिकली हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, मतलब रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छी और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, जिसमें रेट ऑफ चेंज आपको बताया जाता। साइंस के, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते, मैथमेटिक्स के तो कराई जाते, लेकिन वो डिलीट हो चुकी है तो उसके बारे में मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना कुछ बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप आगे जब फर्दर मैथ्स पढ़ेंगे आफ्टर 12 तो आपको वहाँ पर कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो रियल लाइफ में डेरिवेटिव्स का, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है रेट ऑफ चेंज। हमने 11th में पढ़ा था डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन निकालने का, कि कोई भी पॉइंट, मान लो एक ग्राफ है और ये कर्व है, ठीक है, इस पे हमने टेंजेंट बना दी, तो टेंजेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना रेट ऑफ चेंज है, इसे कहते हैं dy/dx। ये हमने 11th में सीखा था। और जिन्होंने नहीं सीखा था तो दिमाग पे लोड मत डालो, नहीं सीखा था तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज एक्सरसाइज 6.1 में भी यूज़ हुआ और 6.2 में भी, और बाकी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी यूज़ होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ये अपने अपनी कॉपीज़ में लिख लो, इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, y = x+3। अगर इसका ग्राफ देखेंगे, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे क्यों स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 का जो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है 10th में सीखा था हमने। और एक और ग्राफ बना रहा हूँ, y = x - 3। नहीं, -x+3। अब बेसिकली इसमें उसमें क्या फ़र्क है, ये आप स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर है आपके 11th का, उसमें पता लग जाता है कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है वो होती है y = mx+c। तो ये m जो होता है ये होती है स्लोप, ठीक है। अगर ये स्लोप आपकी पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे स्लोप कितना है, m कितना है 1, y = 1x+3,
और यहाँ पे अगर स्लोप आपकी क्या है पॉजिटिव तो लाइन ऐसे बनती है, और स्लोप अगर आपकी है नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव है, तो लाइन आपकी ऐसे बनती है। ये आपने 11th में स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में सीखा था। और अगर आप स्ट्रेट लाइंस चैप्टर भूल गए हो तो ये एक्सरसाइज तो विदाउट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज 6.3 नहीं, 6.3 नहीं है, 6.3 तो कट हो गई है मेरा ख्याल। एक मिनट, लेट मी सी। नहीं, 6.3 आ रही है, 6.4 कट हुई है। जो एक्सरसाइज 6.3 है ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जिनके स्ट्रेट लाइन के जैसे लिमिट्स अगर 11th में अच्छी हैं तो कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो जिनका 11th का चैप्टर जो स्ट्रेट लाइंस वाला था वो अच्छा है, जिसमें हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी, tan थीटा किया था, और ये भी किया था m1 m2 = -1 वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया था। तो जिनके वो बेसिक्स अच्छे हैं तो उनको तो 6.3 अच्छे से समझ आ जाएगी, और जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अपने बेसिक्स को अच्छे कर लो। 11th की NCERT को साथ में रखो, जब तक 12th की NCERT पढ़ रहे हो 11th की NCERT अपने साथ रखो, उसको कहीं इधर उधर मत दो, क्योंकि 11th की NCERT की ज़रूरत आपको पड़ेगी एक्सरसाइज 6.3 और आगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी हमारे पास आगे। तो ध्यान रखना है अपने इन चीज़ों का कि 11th का बेस अच्छा होगा तो ही 12th में कुछ समझ आएगा, और जिनका बेस अच्छा नहीं है वो घबराए नहीं, मेरे को पर्सनली कॉल कर ले, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात है। अभी तो 2 क्लासेस तो यही ले लेगा। अब ये फंक्शन देखो बढ़ रहा है, देखो x क्या हो रहा है, x अगर 1 है तो y भी लगा लो 1 है, x अगर 2 है तो y मान लो 3 है, या 2 या 3 मान लो, चलो। तो जैसे जैसे x क्या हो रहा है, x आपका बढ़ रहा है, x आपका बढ़ रहा है। अगर मैं ये पॉइंट लूँ और ये पॉइंट लूँ और ये पॉइंट लूँ और ये पॉइंट लूँ, यहाँ पे x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो x को ला लो 4 है, और ये मान लो आपका 7 ले लो। तो जैसे जैसे 1 था x तो y कितना था 1, जब x 4 हो गया तो y कितना हो गया 7। तो जैसे जैसे आपका x बढ़ा वैसे वैसे आपका y भी बढ़ा। इस तरह के फंक्शन में जब x भी बढ़ता है और y भी बढ़ता है। और मैंने आपको 11th में इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैंने बताया था कि जब भी हमने डिमांड चैप्टर किया था तो मैंने बताया था कि डिमांड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। जब ये आपस में उल्टे होते हैं तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। और जब मैंने बताया था कि प्राइस बढ़ता है और सप्लाई बढ़ती है, प्राइस क्या है, सप्लाई सेम टू सेम बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड डाउन होती है, फंक्शन ये बनता है। प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है तो सप्लाई कर्व आपका ऐसे आता था। हमेशा आप डिमांड कर्व को ऐसे बनाते थे और सप्लाई कर्व को आप ऐसे बनाते थे। क्यों? प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज। तो इस फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैंने 11th में कराया था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो, अगर x 1 है तो y कितना है, मान लो 7 है। x 2 आपका 3 कर दिया मैंने, y कितना हो गया, मान लो 5 हो गया। x को मैंने 5 कर दिया यहाँ पे, ये रहा पॉइंट, तो y मान लो आपका 3 हो गया। तो जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, x 1 था तो y 7, x 5 हो गया तो y 3, y घट रहा है। x बढ़ रहा है, y घट रहा है। देखो यहाँ पे ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, इंक्रीज फंक्शन ऐसा, ये इंक्रीज पर ये डिक्रीज, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, फंक्शन ऐसा, मतलब ये, इसको कहते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। जिन लोग को 11th में मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स और डिमांड सप्लाई चैप्टर मेरे से पढ़ा, उनको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमेशा अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमारा ये होता है। अब इस चैप्टर में इसका क्या यूज़ है, तो आप पहले इसको नोट करो, या नोट मत करो, खाली स्क्रीनशॉट ले लो, या करना है तो कर लो। हाँ, नोट कर लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक नोट्स बने रहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता कैसे है। तो इसको कहते हैं लेफ्ट वाले को इंक्रीजिंग फंक्शन और राइट वाले को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हमने बता दिया ग्राफ से, पर जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें ग्राफ नहीं आएगा। तो उसमें क्या आएगा, उसमें डेरिवेटिव्स आएंगे, तो उसको समझो। अब एक ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, फंक्शन ले रहे हैं हम y = साइन एक्स। ध्यान से देखना, ये 0 है, ये आपका हो गया π/2 90 डिग्री, फिर आपका पाई, फिर आपका 3π/2, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, फिर आपका है 2π एंड सो ऑन।
साइन 0 पे कितना होता है 0, साइन पाई बाय 2 पे होता है 1। अगर इसको मैं 1 लेता हूँ तो मतलब ये ऐसे चला, और ऊपर ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ तक, ठीक है। नहीं सही नहीं बना ये, अब ठीक है। साइन पाई बाय 2 पे कितना होता है 1, साइन 0 पे 0, साइन पाई पे कितना होता है फिर से 0। तो ग्राफ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। साइन 3 पाई बाय 2 पे कितना होता है -1, ठीक है ना। फिर साइन 2 पाई पे फिर से 0 होता है, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये 0 पाई 2 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई, और यहाँ पे आएगा 4 पाई, और यहाँ पे आएगा 3 है तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाय 2। कैसे लिया 0 पाई, देखो वैल्यू कहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई बाय 2 फिर ऑड इंटीजर, 3 पाई बाय 2 फिर ऑड, 5 बाय 2 फिर ऑड। ये आपको 11th में सिखाया गया और 12th में भी सिखाया गया। वो अलग बात है कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। तो जिन लोगों ने आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं उन लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इससे क्या होता है आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने किया क्यों। देखो मैंने अभी आपको बताया था अगर फंक्शन ऐसा आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन अगर ऐसा आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो, अगर 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में अगर बात की जाए, इतना पोर्शन, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिख रहा है यहाँ से लेके, और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक इतना पोर्शन, ये क्या है डिक्रीजिंग। कहाँ से लेके, इसमें पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक साइन पाई क्या, साइन एक्स क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ, ये तो 3 पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक 5 पाई बाय 2 तक फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अगर ये फंक्शन है, आपको इंटरवल या तो दिए जाए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटरवल दे देते हैं या इंटरवल मांग लेते हैं। अगर आपको इंटरवल दिया जाए, बताओ पाई बाय 2 से लेके इतने, इसके बीच में साइन एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो आपने ग्राफ देखा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, लाइन नीचे जा रही है, इस तरह से फंक्शन है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में इंटरवल दे दिए, मान लो इसके बीच में आपका फंक्शन इंक्रीज है कि इंक्रीज, तो फंक्शन ये है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या कि आपको हर एक का ग्राफ सीखना पड़ेगा, वही तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि फंक्शन तो कैसा भी आ जाएगा। मान लो y = 3x² + 5x + 2 आएगी, अब इसका ग्राफ बनाने लग पड़ोगे, ठीक है। आ जाएगा y = ex log x, अब इसका ग्राफ बनाओगे आप, तो ये तो बहुत मुश्किल कहानी होगी सर, कि हमारे का ग्राफ बना के देखेंगे कि कौन सी लाइन ऊपर जा रही है कौन सी लाइन नीचे जा रही है, तो हमारी तो गलती हो जाएंगी। तो इसको ईजी करने के लिए 5 कंडीशंस हैं। अच्छा एक बात और देखो, मैंने बताया था अगर लाइन ऐसे जा रही है तो इंक्रीजिंग है, और लाइन ऐसे जा रही है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मतलब इतना पोर्शन ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, फिर ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग। जब कभी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस फंक्शन को ऐसा बोला जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन आप पूछोगे सर ये तो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, देखो ना यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज भी हो रहा है, तो आप नाइदर नॉर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको अगर पूछा जाए ये पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ से लेके 0 से लेके 4 पाई तक, देखो ये इतने पोर्शन में सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, इतने पोर्शन में। मैंने पूरे फंक्शन का पूछा है 0 से लेके 4 पाई या रियल ऑल रियल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल आर, आर मतलब रियल वैल्यूज़।
तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब सारे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या नेगेटिव भी ले लो, तो ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब क्या खाली इंक्रीज हो रहा है? नहीं। क्या खाली डिक्रीज हो रहा है इस तरह? नहीं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये खाली इंक्रीजिंग भी नहीं है और ये खाली डिक्रीजिंग भी नहीं है, दोनों है ना। वो ये नहीं पूछ रहे कि दोनों है कि नहीं बताओ, वो ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये फंक्शन बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हम बोलेंगे यार ना तो ये खाली इंक्रीजिंग है ना तो ये खाली डिक्रीजिंग है, ये दोनों है। तो बस ना तो ये खाली इंक्रीजिंग है नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये खाली डिक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, इसलिए इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोला जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये होता है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है क्या? ये है आपका बोथ। लेकिन वो ये पूछते नहीं कि है क्या, ये बस ये पूछते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसका आंसर है नो, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग। अब कुछ मैं आपको ग्राफ्स और आपको कंडीशंस बताता हूँ कि कंडीशंस हैं क्या। हमारी 5 कंडीशंस हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का ग्राफ बना के नहीं देखना, हमको काम ईजी करना है। और काम ईजी करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब dy/dx या f'(x). नाउ व्हाट आर 5 कंडीशंस, आप अपनी नोटबुक में करोगे और मैं 5 कंडीशंस का ग्राफ भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे, यहाँ पे ग्राफ। तो देखो ये आपके चैप्टर को आसान कर देगी। पहला, आपको एक फंक्शन दिया होगा f(x) या इसको y भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। f(x) को या y को एक ही बात होती है। कोई भी फंक्शन है, मान लो sin x प्लस cos x या 3x² प्लस 2, कोई भी फंक्शन दे दिया फॉर एग्जांपल, कुछ भी, तो ये आपका f(x) है। f(x) को या y को, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका dy/dx या f'(x). एक ही बात है, f'(x) को या dy/dx को, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपका f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 0 भी या 0 से ज़्यादा आ गया, तो वो क्या होता है? देन जो फंक्शन होगा f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग इन कहाँ पे? a, b ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे और क्लोज इंटरवल पे मैंने फ़र्क बता दिया आपको। ओपन इंटरवल क्यों लिया है? क्योंकि इससे पहले वाले फंक्शन में भी वो आता है a और इससे बाद वाले फंक्शन में b आता है, तो दोनों जगह आ रहा होता है, इसलिए a और b को हम नहीं लेते, इग्नोर करते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव जब भी लेते हैं तो ओपन इंटरवल ही लेते हैं। हमने मीन वैल्यू थ्योरम में किया हुआ है, हालांकि मीन वैल्यू थ्योरम कट गई है, पर बेसिक्स तो हमने किए हुए हैं। अगर नहीं किए तो भी कोई घुराने वाली बात नहीं है, इसको ऐसे ही रट लो। अगर f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर f'(x) का आंसर पॉजिटिव आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, एक ही बात होती है, तो फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग। सेकेंड, इफ़ अगर f'(x) आपने कोई ग्राफ नहीं बनाना है, इसको आपने डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है जी। अब आ जाओ तीसरी कंडीशन पे। अगर आपका फंक्शन खाली 0 के बड़ा आता है, मतलब आपका जैसे ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अगर ये देखो ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये खाली ग्रेटर है। अगर ऐसा आता है कि खाली ग्रेटर है, मतलब इसमें 0, इसमें क्या है? 0 भी इंक्लूड है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन a, b। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आता है और खाली इंक्रीजिंग भी आता है, तो आपने ये बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज़ इंक्रीजिंग क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, दिस इज़ डिक्रीजिंग क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्योंकि यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब खाली पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी है, 0 भी है, ये नेगेटिव भी है, 0 भी है, ये सिर्फ पॉजिटिव 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर f'(x) का आंसर खाली 0 से कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव -1 से लेके इन्फिनिटी, देन फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए कॉमा बी। ठीक है, इसके बाद आपकी बची पांचवी कंडीशन, इसको रब कर देते हैं। अगर आपका ना ग्रेटर आया ना लेस आया, कुछ भी नहीं आया, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उस पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका इक्वल आ गया, इफ अगर पूरा का पूरा इक्वल आ गया, अब देखो एक तो होता है ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है लेस देन इक्वल। अगर पूरा का पूरा इक्वल आ गया तो क्या करोगे, देन इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इन ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये बातें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और उसके बाद जब वो इक्वल आ जाएगा, उसके बाद आपको पता है, देखो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है तो मीन वैल्यू थ्योरम से आप लोग उसको निकाल सकते हो, उसमें आपको सिखाया जाएगा। चलो खैर उसमें बाद में जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक थोड़ी सी गलती हुई है, कहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई है, चलो अभी तो हुई नहीं, जब होगी तब देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 5 कंडीशंस हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इसके साथ में पेज नंबर आपका है 200, पेज नंबर 200 एनसीईआरटी का। उसमें 5 आपके ग्राफ बने हुए हैं, वो आपने ग्राफ भी लर्न करने, क्योंकि वो जो ग्राफ्स हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप में बने हुए आ सकते हैं या बनाने को आ सकते हैं। उसमें एक फंक्शन आपका खाली इंक्रीजिंग है, मतलब ये वाला फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट जो ग्राफ है वो इसका बना हुआ है। सेकंड ग्राफ है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो थर्ड वाले का बना हुआ है। फिर थर्ड ग्राफ है आपका डिक्रीजिंग, वो इसका बना हुआ है। और फोर्थ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो इसका बना है। और फिफ्थ इसका नहीं बना, फिफ्थ बना हुआ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब दोनों बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, इस तरह से। ठीक है ना, बोथ होता है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बता चुका हूँ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी के अभी आपने हाथ के हाथ लर्न करना है, फिर मैं क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस करने कैसे हैं।